हाँ जी बच्चों, तो आगे शुरू करते हैं अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। बेटे अल्कोहल और फिनॉल की प्रिपरेशन में आप लोगों को ख़त्म करवा चुका था। अब आगे पढ़ते हैं अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है बेटे। मैं एक चार्ट बनवा रहा हूँ पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। जो रिएक्शंस हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़नी है अल्कोहल और फिनॉल की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। लो बेटे, सबसे पहले हम लोगों को बेटे, जैसे कि आप लोग जानते हो अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला रहता है वो ये रहता है ROH। ये जनरल फार्मूला है अल्कोहल का, ठीक है जी। तो अल्कोहल का बेटे देखो, अगर मैं बात करता हूँ, हम लोग सपोज़ करो मैं अल्कोहल का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने मिथेनॉल ले लिया यहाँ पे। तो हम लोगों को अल्कोहल की दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है खास करके। एक तो वो जिनके अंदर हम अल्कोहल का ये बॉन्ड तोड़ेंगे, OH बॉन्ड तोड़ेंगे, OH बॉन्ड तोड़ेंगे, वो केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को अल्कोहल की पढ़नी है। उसके बाद दूसरे टाइप की केमिकल रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, वो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जिनके अंदर अल्कोहल का ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और OH बॉन्ड। देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो आप लोगों को पता ही है कि ये OH बॉन्ड है। पहली तो केमिकल रिएक्शन वो पढ़ेंगे जिनके अंदर ये OH बॉन्ड तोड़ा जाएगा। दूसरी केमिकल रिएक्शन वो पढ़नी है जिनके अंदर ये कार्बन OH बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन OH बॉन्ड तोड़ा जाएगा, ठीक है जी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बनती है बेटे, फर्स्ट प्रॉपर्टी बनती है वो रिएक्शंस जिनके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड जिन अल्कोहल्स के केमिकल रिएक्शंस में टूटेगा वो पढ़ेंगे बेटे हम लोग पहले, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। और जब ये OH बॉन्ड टूटता है बेटे अल्कोहल का, तो यहाँ से दो तरीके की रिएक्शंस बनती हैं आप लोगों की, दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। एक तो वो जिनके अंदर एसिडिक नेचर डिस्कस किया जाता है अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और दूसरा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आती है अल्कोहल्स की, एस्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस लिख लो आप, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस। एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करके, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करके एस्टर बनता है बेटे, और उस रिएक्शन को बोला जाएगा एस्टेरिफिकेशन। अगर मैं देखता हूँ दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, तो दूसरी कौन सी होगी, जहाँ पे हम क्लीवेज की बात करेंगे, क्लीवेज ऑफ विच बॉन्ड, ROH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये रिएक्शंस आप लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पहले पढ़ चुके, ये रिएक्शंस मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। यहाँ मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा, एक थोड़ा सा आप लोगों को मैं हिंट दे दूंगा, थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा, आप लोगों को याद आ जाएंगी कि वो रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आप लोगों को क्या पढ़नी है, नेक्स्ट रिएक्शन आप लोगों को पढ़नी है जिनके अंदर कंप्लीट अल्कोहल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, जिसमें कंप्लीट अल्कोहल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल जिनके अंदर इन्वॉल्व होगा। अब इसमें भी ये दो तरीके की बनती हैं बेटे। एक तो आप लोग पढ़ोगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करेंगे। अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दूंगा बेटे तो यहाँ से एल्कीन बन जाती है। आप लोगों को बताया था अल्कोहल की प्रिपरेशन में, बताया था कि अगर एल्कीन के अंदर वाटर ऐड कर दूंगा तो अल्कोहल बन जाएगा, और अगर अल्कोहल से मैं वाटर बाहर निकाल दूंगा बेटे तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ एल्कीन बनेगी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। और दूसरा यहाँ पे आता है बेटे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन पढ़ना है हम लोगों को। एंड द लास्ट रिएक्शन इज फॉर फिनॉल। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। लो भाई दूसरी ये आती है बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये भी इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है, ऐसा कुछ नहीं है।
पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। और ये एसिडिक नेचर और एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये चार्ट है बेटे, ये सारी की सारी रिएक्शंस हम लोगों को अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़नी है। अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सारी की सारी रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्कोहल की उन रिएक्शंस के साथ जिनमें OH बॉन्ड टूटता है, जिनमें OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी। नोट कर लेना बेटे सारा ये। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शंस इन विच द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड विल टेक्स प्लेस, जिनके अंदर अल्कोहल में OH बॉन्ड टूटेगा, वो केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है भाई बच्चों, तो करते हैं डिस्कस। देखो लो भाई बच्चों, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में वो रिएक्शंस जिनके अंदर हम बात करेंगे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा अल्कोहल में। उन केमिकल रिएक्शंस की बात करनी है जिनमें अल्कोहल में OH बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा। अब देखो बेटे, अल्कोहल में जब भी OH बॉन्ड टूटेगा तो वो डिस्कस करेगा इसके एसिडिक नेचर को। तो मैं सबसे पहले इसमें आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं इन चीज़ों को लिखवा रहा हूँ कि देखो अल्कोहल का अगर ये बॉन्ड टूटेगा, अल्कोहल का अगर ये बॉन्ड टूट जाता है ROH, ये बॉन्ड अगर टूट जाता है तो यहाँ से बन जाएगा RO माइनस प्लस H प्लस। अब ये तो होता है बेटे अल्कोहल, ये तो होता है अल्कोहल। क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं आप लोगों को, एक बार इस चीज़ को देखो आप। ये अल्कोहल होता है और ये होता है एल्कोक्साइड आयन, ये बोला जाता है एल्कोक्साइड आयन। ये अल्कोहल होगा और ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन। तो हम लोगों को ये देखना है कि जो अल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन बना वो अल्कोहल के कंपैरिजन में कम स्टेबल है या ज़्यादा स्टेबल है, उसी से डिसाइड होगी उसकी एसिडिक नेचर कैसे देखा जाएगा कि मान लो ये AH था और यहाँ से ये A माइनस में कन्वर्ट हो गया और इसने H प्लस रिलीज कर दिया। AH था कोई कंपाउंड, उसने H प्लस रिलीज कर दिया और A माइनस में कन्वर्ट हो गया। अगर A माइनस ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू AH, अगर A माइनस ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू AH तो ये बड़ी आसानी से A माइनस में टूट जाएगा। सही बात है ना, अगर ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में तो ये बड़ी आसानी से A माइनस में टूट जाएगा, क्योंकि A माइनस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है AH के कंपैरिजन में, और बड़ी आसानी से इसमें टूट के H प्लस दे देगा, तो ये बहुत एसिडिक होगा नेचर में। और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, उल्टा है, मतलब अगर AH की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, A माइनस की स्टेबिलिटी कम है, तो ये A माइनस में इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका एसिडिक नेचर हो जाएगा कम, ठीक है। तो अब देखो मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एसिडिक नेचर डिस्कस करवाया जाता है। पहले क्वेश्चन में क्या है, पूछ रहा है विच इज मोर एसिडिक, कौन ज़्यादा एसिडिक है, वाटर एंड अल्कोहल, कौन ज़्यादा एसिडिक है, वाटर ज़्यादा एसिडिक है या अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है। देखो बेटे बताओ, सोचो आप लोग, वाटर ज़्यादा एसिडिक है या अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, वाटर ज़्यादा एसिडिक है या अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है। देखो वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है, और ये क्या रहेगा ROH। कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, लो मैं इथेनॉल ले लेता हूँ यहाँ पे, C2H5 ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने C2H5। देखो वाटर अगर टूटेगा तो वाटर कैसे टूटेगा, वाटर टूटेगा OH माइनस में और किस में, H प्लस में, OH माइनस में और H प्लस में। और ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा C2H5O माइनस में, अरे ये बॉन्ड तोड़ना है ना, और ये किस में टूटेगा, H प्लस में।
अब बेटे यहाँ तो लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या दिक्कत आ रही है बेटे? एक होगा प्लस आई इफेक्ट, आप लोगों को शायद पहले बताया होगा मैंने, प्लस आई इफेक्ट होगा, और एक होगा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मेनली कौन कौन से ग्रुप दिखाते हैं? जैसे मिथाइल दिखाता है, इथाइल ग्रुप क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है ना। जो एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, ठीक है, साइनाइड हो गया, ये भी कैसा दिखाता है? माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं। अब ये क्या करेगा? ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ना खुद से दूर धकेलेगा। अगर ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर धकेलेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने से एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। तो एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू एल्कोहल। एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी, इस इथोक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू एल्कोहल, एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो देखो अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर इथोक्साइड जो बना है, अगर इथोक्साइड कम स्टेबल है एज कंपेयर टू इथेनॉल, ये कम स्टेबल है एज कंपेयर टू इथेनॉल, तो भाई इथेनॉल आसानी से H+ नहीं देगा, तो इथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। अरे आप इस चीज को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एक तो ये रीजन हो गया, यहाँ कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाए। आप प्लस आई इफेक्ट से इस चीज को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, टूटने से पहले की बात कर लो आप, चलो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन की तरफ धकेलेगा। ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे हैं ना, अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्यों खींचेगा? जरा सोचो आप लोग, जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन इतना स्ट्रांगली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, और यहां से H+ निकलना मुश्किल हो जाएगा, और यहां से H+ निकलना मुश्किल हो जाएगा। या इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं कि अगर ऑक्सीजन को यहां से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाए तो उससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आ जाएगी, तो ऑक्सीजन यहाँ से इतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, और यहाँ से H+ निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट देयर इज नो सच ग्रुप इन वाटर विच विल शो प्लस आई इफेक्ट। वाटर में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, तो वाटर ज्यादा एसिडिक होगा और अल्कोहल कम एसिडिक होगा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इन इथेनॉल, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इन इथेनॉल। ठीक है, ये रीजन है, आप लोग लिख लेना। एक्सप्लेन मैं आप लोगों को कर चुका इस चीज को। तो आंसर क्या रहेगा इसका? इसका आंसर ये रहेगा, वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनॉल। वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनॉल, मोर एसिडिक ड्यू टू विच इफेक्ट? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इन इथेनॉल, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इन इथेनॉल, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इन इथेनॉल। ठीक है भाई बच्चों, तो इसको नोट कर लो, आप लोग इसको नोट कर लो, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, ये तो था वाटर और अल्कोहल का कंपैरिजन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनॉल और अल्कोहल में भी आता है, विच इज मोर एसिडिक? फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है या फिर बेटे, या फिर अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है? देखो अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है या फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है? अच्छा चलो एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कहीं बार। ये ले लिया मैंने CH3CH2OH, ये कितने डिग्री अल्कोहल हुआ? ये हुआ 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद मैंने ये ले लिया बेटे, ये आ गया यहाँ CH3, यहाँ भी आ गया CH3, यहाँ H आ गया, और ये आ गया OH। ये कितने डिग्री अल्कोहल बन गया बेटे? ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। और उसके बाद मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे CH3, यहाँ भी मैंने ले लिया CH3, यहाँ CH3, और यहाँ ले लिया OH, तो ये आ गया बेटे आपका 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है? कौन सा अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है? बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये देखो जरा, ये देखो, ये बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा ना वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा।
ये बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ ये ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ 2 ग्रुप लगे हुए हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ 3 ग्रुप लगे हुए हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। यहाँ 3 ग्रुप ऐसे हैं जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H+ का निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 लगे हुए हैं इस काम के लिए जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H+ का निकलना मुश्किल हो जाएगा। यानी यहाँ H+ का निकलना ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ इसके कंपैरिजन में थोड़ा आसानी से निकल जाएगा क्योंकि यहाँ 2 ग्रुप हैं प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले, यहाँ एक ही ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो इस हिसाब से 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल कम एसिडिक हो जाएगा और 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर ये क्वेश्चंस की फॉर्म में लिख लेना बेटे, ये सब चीज़ें आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में भी दे रखी है, आप लोग क्वेश्चंस की फॉर्म में लिख लोगे तो आप लोगों को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, अल्कोहल और फिनॉल का एसिडिक नेचर कंपेयर करवाता है कई बार। विच इज़ मोर एसिडिक, अल्कोहल में ले लिया मान लो इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल, और दूसरे साइड ले लेता है बेटे फिनॉल, दूसरे साइड ले लेता है फिनॉल। विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, देख लो कैसे पता चलेगा। लो भाई इस बॉन्ड को तोड़ो यहाँ से तो बन जाएगा C2H5O- एल्कोक्साइड आयन और क्या H+ आयन, H+ आयन। और ये टूटेगा जब यहाँ से ये बॉन्ड तो क्या बनेगा, ये टूटेगा तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन, तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन। देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से थे, अब ये बॉन्ड टूटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये माइनस आएगा, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। और ये क्या था बेटे, ये था फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ से क्या निकल गया बेटे, मान लो यहाँ से निकल गया H+ आयन। क्लियर है सभी को? तो देखो यहाँ तो बनेगा एल्कोक्साइड, इथोक्साइड, एल्कोक्साइड इथोक्साइड बना है बेसिकली। एल्कोक्साइड में कौन सा बना है, इथोक्साइड आयन बना है, इथोक्साइड आयन। और यहाँ क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन। अब बेटे इथोक्साइड आयन में तो लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, और अभी बताया था आप लोगों को प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू अल्कोहल। इथोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी इथेनॉल के कंपैरिजन में कम है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि C2H5O- कम स्टेबल है एज कंपेयर टू C2H5OH। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। लेकिन अगर मैं यहां जा रहा हूं ना, इधर देखो जरा, इधर क्या है, फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन C6H5O-, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉल, एज कंपेयर टू फिनॉल ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं रेजोनेंस में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे बेटे, ये यहाँ जाएंगे और ये यहाँ जाएंगे रेजोनेंस में, ठीक है। अब देखो रेजोनेंस फिनॉल में भी होता है, देखो फिनॉक्साइड में भी होता है, फिनॉल में भी होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि फिनॉक्साइड में और फिनॉल में दोनों में ही रेजोनेंस होता है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिनॉल। क्योंकि जब ये रेजोनेंस में जाएगा यहाँ, तो यहाँ ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ माइनस, फिर ये यहाँ जाएगा घूम के, फिर यहाँ जाएगा घूम के, माइनस रहेगा। अब जब फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ तो चार्ज सेपरेशन हो जाता है, लेकिन जब मैं फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ कोई चार्ज सेपरेशन नहीं रहता। तो रेजोनेंस की वजह से जहां रेजोनेंस में चार्ज सेपरेशन आ जाएगा ना बेटे, एक कहीं पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे कॉर्नर पे नेगेटिव आ रहा है, एक कॉर्नर पे पॉजिटिव, दूसरे कॉर्नर पे नेगेटिव, तो रेजोनेंस इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। और जहां रेजोनेंस में एक ही चार्ज घूमता है पूरे की पूरे रिंग में, पूरे की पूरी स्ट्रक्चर में, तो वहां रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आएगी ज्यादा। तो फिनॉक्साइड आयन में एक ही चार्ज घूम रहा है पूरी की पूरी रिंग पे, तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू फिनॉल ड्यू टू रेजोनेंस। तो फिनॉक्साइड बहुत आराम से बन जाएगा फिनॉल से H+ को रिलीज करते हुए। तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू इथेनॉल, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू इथेनॉल। आप लोग लिख सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। आप ये रीजन लिख सकते हो।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेटे फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनॉल, एज कंपेयर टू इथेनॉल, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। रीजन क्या है? रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल, एंड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू एल्कोहल, या इथोक्साइड आयन है यहाँ पे, इथोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू इथेनॉल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इस वजह से फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनॉल। ये हो गया बेटे आपका एसिडिक करेक्टर थोड़ा बहुत इनका। आगे बढ़ते हैं फिर, देखो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। इफेक्ट पड़ता है, नेक्स्ट है जो बेटे वो है देखो बताता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है बेटे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। देखो फिनॉल के एसिडिक करेक्टर की और बात करता हूँ मैं। ये है जो फिनॉल, इस फिनॉल का एसिडिक करेक्टर जब हम डिस्कस करने जाते हैं तो हम लोगों को ना ये बॉन्ड देखना है कितना आसानी से टूटेगा। अब इसमें ये है कि ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, और ये पोजीशन कौन सी होती है बेटे? आप लोग जानते हो ये पोजीशन होती है पैरा। ऑर्थो ये कौन सी होगी? मेटा, और ये कौन सी होगी? पैरा पोजीशन, है ना। तो इन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस बॉन्ड के टूटने पे? फिनॉल के OH बॉन्ड के टूटने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फिनॉल के एसिडिक नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो ये ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं इनसे? अगर मैं बात करता हूँ कि अगर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मान लो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक मिनट के लिए मान लो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ से, तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा भाई? और यहाँ से H+ निकलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, डिक्रीज करेगा, बिल्कुल। और अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग मतलब जो अपनी तरफ खींचेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो भाई ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे जा रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और स्ट्रांगली, और यहाँ से H+ का निकलना हो जाएगा आसान। तो अगर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा बेटे? इंक्रीज करेगा फिनॉल की, वो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। देख लो एक बार इस चीज को ध्यान से। लो भाई डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं बेटे, ऐसी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। वही क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख के बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे क्या हो रहा है। लो देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन से आएंगे? जैसे मिथाइल आ जाता है, इथाइल आ जाता है बेटे, ठीक है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। ये कैसा दिखाते हैं? प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कौन से आएंगे फिर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जैसे नाइट्रो आ गया बेटे, जैसे साइनाइड आ गया, ठीक है। कोई भी हेलोजन आ गया आपका, हेलोजन समझ रहे हो? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एक्सेट्रा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ आप लोगों को मैं, और उस क्वेश्चन पे विचार करो, सोचो कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कम एसिडिक होगा। कैसे पता चलेगा क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस ग्रुप का, वो आप लोगों को देखना आना चाहिए। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, लो। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ इनको। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कौन कौन से हैं देखना जरा, कौन से हैं। ये लिखा मैंने सबसे पहले, यह है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, 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 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट लिख देता हूं बेटे मैं पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटा पैरा जो लिखना है, चलो मेटा लिख देता हूँ, मेटा नाइट्रोफिनॉल प्लस डबल बॉन्ड ओ माइनस, दिस इज मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड द नेक्स्ट वन इज पैरानाइट्रोफिनॉल। लो भाई बच्चों, ये ले लिया मैंने यहाँ पैरानाइट्रोफिनॉल, ये नाइट्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन यहाँ आया प्लस और माइनस एंड द लास्ट वन इज सिंपली फिनॉल। यहाँ फिनॉल ले लो बेटे, ओ डबल इलेक्ट्रॉन्स और ये लास्ट में आ गया यहाँ पे फिनॉल, लास्ट में आ गया फिनॉल। करो भाई डिस्कस, सोचो जरा किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, किसका एसिडिक नेचर होगा कम। मैं बोल देता हूँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, पैरा वाला थर्ड है बेटे, और इसको मैंने बोल दिया फोर्थ है। विजिबल तो होगा यहाँ तक आप लोगों को, विजिबल तो है ना जितना लिखा हुआ है, ठीक है। देखो बताओ शाबाश, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है, बताओ। देखो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो मैं डिस्कस करता हूँ बेटे, बताता हूँ। अब नाइट्रो ग्रुप क्या लगाएगा, एक तो माइनस आर इफेक्ट लगाएगा, एक माइनस आई लगाएगा, माइनस आर और माइनस आई, माइनस आर भी लगाएगा, माइनस आई। देखो माइनस आर क्या है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। माइनस आर कैसे लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे। तो रेजोनेंस में ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को और पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अपनी तरफ खींच रहा है, तो माइनस आर लगा रहा है। और माइनस आई तो लगाएगा ही लगाएगा, माइनस आई में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी कमी, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो यहाँ से H+ निकल जाएगा आसानी से, यहाँ से H+ निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। और मेटा पोजीशन पे एक बात याद रखना बेटे, कभी भी रेजोनेंस नहीं लगता, मेटा पोजीशन कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होती, तो यहाँ माइनस आर तो लगेगा नहीं, सिर्फ कौन सा लगेगा, माइनस आई लगेगा, माइनस आई लगेगा। पैरा पोजीशन पे माइनस आर भी लगेगा और माइनस आई भी लगेगा, दोनों लगेंगे बेटे। पैरा पोजीशन पे माइनस आर भी लगेगा और माइनस आई भी लगेगा, यहाँ माइनस आर लगेगा, माइनस आई लगेगा, यहाँ भी माइनस आर भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लगेगा, माइनस आर नहीं लगेगा, माइनस आर नहीं लगेगा। और चाहे माइनस आर है चाहे माइनस आई है, दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो H+ आसानी से निकल जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बड़ी स्ट्रांगली, और यहाँ से H+ को बहुत आसानी से बाहर निकाल देगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की बढ़ाने का काम कर रहा है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम कर रहा है। अब एक चीज तो मेरे को समझ में आती है कि ऑर्थो और पैरा, यहां तो दो इफेक्ट लगे हुए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, यहां अकेला माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो ऑर्थो और पैरा तो ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे मेटा से, ठीक। ऑर्थो और पैरा ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे मेटा से, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, इसका आंसर मैं लिख रहा हूं यहां पे, ऑर्थो और पैरा ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे मेटा से, मेटा कम एसिडिक होगा, ऑर्थो और पैरा। अब यहाँ पहले ऑर्थो आएगा या पैरा आएगा वो देखते हैं, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मेटा कम एसिडिक होगा दोनों से, ऑर्थो से और पैरा से, और फिनॉल तो इन दोनों से ही, इन तीनों से ही कम एसिडिक होगा। फिनॉल की एसिडिटी इन तीनों से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैं बात करता हूँ ऑर्थो और पैरा की। ऑर्थो और पैरा में देखो बेटे, ऑर्थो और पैरा की, ये मैं मेटा को यहाँ से निकाल देता हूँ, ऑर्थो और पैरा को डिस्कस करना है, जरा सोचो। ऑर्थो देखो, रेजोनेंस डिस्टेंस के साथ साथ कम या ज़्यादा नहीं होता,
लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट पे डिस्टेंस का फर्क पड़ता है। अगर ग्रुप इस OH ग्रुप से ज़्यादा डिस्टेंस पे लगा हुआ है तो इतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाएगा। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा कम और यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ज़्यादा, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ज़्यादा और यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा कम, लेकिन रेजोनेंस दोनों में बराबर लगेगा। रेजोनेंस तो जितना यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कम लगेगा और यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो इस हिसाब से तो ऑर्थो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था पैरा के कंपैरिजन में, लेकिन थोड़ी गड़बड़ है अभी यहाँ भी। होना तो ये चाहिए था, होना ऑर्थो चाहिए था, पैरा बाद में आना चाहिए था, लेकिन उल्टा होता है। रीज़न बताता हूँ आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है, ऑर्थो में ऐसा क्या हो जाता है, जबकि ऑर्थो ज़्यादा एसिडिक जाना चाहिए था पैरा से। होना तो ये चाहिए था बेटे, होना ये चाहिए था, लेकिन होता क्या है वो देखो। अभी ऑर्थो में एक गड़बड़ हो जाती है और ये एग्जांपल मैं आप लोगों को पता नहीं कितनी बार बता चुका। ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड O, यहाँ डेल प्लस और यहाँ डेल माइनस, यहाँ हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। बेशक यहाँ पे इंडक्टिव ज्यादा लग रहा है इसके कंपैरिजन में, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी ऑर्थो वाले की पैरा से, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, ऑर्थो में ना इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन इतना आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन इतना आसानी से बाहर नहीं निकल पाता रिंग से बोल रहा हूँ, सॉरी, ये बॉन्ड इतना आसानी से नहीं टूट पाता। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये H+ इतना आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम हो जाती है ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा ज्यादा एसिडिक हो जाता है और ऑर्थो कम एसिडिक हो जाता है। ऑर्थो में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से पैरा ज्यादा एसिडिक हो जाता है और ऑर्थो कम हो जाता है। ये रीजन है और ये है प्रॉपर सीक्वेंस। उतार लेना, आप लोग नोट कर लेना, इस चीज को दोबारा देखना, रिपीट करके देखना, आप लोगों को सारी बातें क्लियर होंगी। आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एस्टेरिफिकेशन की तरफ। लो एक क्वेश्चन ये है, ये मैंने अल्कोहल ले लिया, फिनॉल ले लिया और यहाँ लगा दिया मैंने CH3, ठीक है। ऑर्थोमिथाइल फिनॉल बोल दो आप, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। और एक मैं लिख रहा हूँ बेटे मेटामिथाइल फिनॉल, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, मेटामिथाइल फिनॉल। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ पैरामिथाइल फिनॉल और मैं लास्ट में लिख रहा हूँ बेटे फिनॉल। कौन ज़्यादा एसिडिक है? ये फर्स्ट है बेटे, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये है ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ये है मेटामिथाइल फिनॉल, ये है पैरामिथाइल फिनॉल एंड दैट इज सिंपली फिनॉल। बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मिथाइल ग्रुप है जो कौन सा इफेक्ट दिखाता है। एक तो दिखाता है ये हाइपर कंजुगेशन और एक ये दिखाता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में ये क्या काम करेगा? देखो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ दोनों इफेक्ट एक बार, दोनों ही इफेक्ट मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ कि कैसे लगेंगे दोनों इफेक्ट। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक। तो हाइपर कंजुगेशन होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऐसे रिंग को। एक तरीके से ये ऑक्सीजन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है नो बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ ना, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, ठीक। ये इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये भी यही काम कर रहा है प्लस आई भी।
प्लस आई भी क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी तो यही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये देखो ना आप लोग। अगर मैं बात करता हूँ, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर धकेलेगा, CH3 ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खुद से दूर धकेलेगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे हैं तो यहाँ से H+ निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम कर रहे हैं, दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं तो यहाँ से ये फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है और प्लस आई भी लग रहा है। अब यहाँ बात करता हूँ बेटे, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है, वो मेटा पोजीशन पे कभी भी नहीं लगता। तो मेटा पे सिर्फ कौन सा लगेगा, यहाँ प्लस आई लगेगा, और पैरा पे बेटे दोनों लगेंगे, हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा और प्लस आई भी लगेगा। पैरा पे हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा और प्लस आई भी लगेगा, दोनों ही लगेंगे। अब डिस्कस करो भाई किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा और किसका एसिडिक नेचर कम। एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि भाई जो ये ग्रुप है ना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम कर रहा है फिनॉल की, तो तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ना फिनॉल से तो कम होगी। तो फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, फिनॉल। अब देखो यहाँ तो दो ग्रुप लगे हुए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने के लिए, सॉरी यहाँ तो दो इफेक्ट लगे हुए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने के लिए, एक तो हाइपर कंजुगेशन और एक प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन प्लस आई। यहाँ पे सिर्फ एक ही इफेक्ट लग रहा है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम कर रहा है। तो इसके बाद ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, मेटा वाला होगा, मेटा वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब आ जाओ इन दोनों पे, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा पे आ जाओ। ऑर्थो और पैरा में मैंने बोला रेजोनेंस है या हाइपर कंजुगेशन है, उस पर डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितना हाइपर कंजुगेशन यहाँ लगेगा उतना ही हाइपर कंजुगेशन यहाँ लगेगा, जितना हाइपर कंजुगेशन यहाँ उतना ही हाइपर कंजुगेशन यहाँ। लेकिन जितना प्लस आई यहाँ लगेगा उतना प्लस आई यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ प्लस आई ज़्यादा लगेगा, यहाँ प्लस आई कम लगेगा। अगर यहाँ प्लस आई ज़्यादा लगेगा तो ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी एज कंपेयर टू पैरा। यहाँ प्लस आई ज्यादा, यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा घटाएगा ये, और यहाँ प्लस आई कम, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी नहीं घटेगी। तो पहले पैरा आएगा और लास्ट में कौन सा जाएगा, ऑर्थो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, मैं दोनों का एक एक एग्जांपल आप लोगों को करवा चुका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का भी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का। बाकी आपकी बुक में दिए हुए हैं और एग्जांपल आप वहां से पढ़ के देखना बेटे, सारे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। कोई डाउट हो तो डाउट मेरे को भेजना आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल का OH बॉन्ड तोड़ रहे हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, एंड वी आर discussing the cleavage of this OH bond, we are discussing the cleavage of this OH bond। और OH bond में मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ा चुका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सॉरी एसिडिक नेचर। अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है। अब देखो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होगी। एस्टेरिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है बेटे 10th क्लास में भी। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, एस्टर बनेगा किस किस की रिएक्शन से, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से। ये मैंने एसिड ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिड ले लिया, और सामने से मैं अल्कोहल ले लेता हूँ। अल्कोहल कौन सा ले लिया, इथेनॉल ले लो भाई, अल्कोहल इथेनॉल ले लिया। तो बेटे एसिड का तो ये बॉन्ड टूटता है OH। बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि सर एसिड है तो एसिड तो H+ देगा और अल्कोहल OH देगा। नहीं, एसिड का तो OH जाएगा, अल्कोहल का H जाएगा, और यहां से निकल जाता है बेटे वाटर। एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होती है, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होती है, और यहां से वाटर निकल जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ले लिया, जैसे यहां एसिटिक एसिड ले लिया, तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल के बीच में मैंने रिएक्शन करवा दी, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होगी, और यहां से बन जाता है बेटे एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसको बोला जाएगा इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट एस्टर बन जाएगा, एस्टर, ठीक है। और यहाँ से निकल जाएगा वाटर, यहाँ से निकल जाएगा वाटर। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे भी बहुत बार आएगी ये रिएक्शन, आगे भी बहुत बार आएगी ये रिएक्शन। तो एस्टर में अगर पानी डाल दूंगा तो वापस से किस में टूट जाएगा, एसिड में और अल्कोहल में, और एसिड और अल्कोहल को कंबाइन कर दूंगा तो बना देगा एस्टर, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हुई, ये रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक चीज और आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। यहाँ होता क्या है,
होता क्या है कि अगर मैं फिनोल ले लेता हूँ अल्कोहल की जगह, लो अगर मैंने यहाँ अल्कोहल की जगह ना फिनोल ले लिया, फिनोल, फिनोल समझते हो ना, ये रिंग ले ली, तो एस्टेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर मैं फिनोल ले लेता हूँ तो एस्टेरिफिकेशन नहीं होगा। फिनोल की रिएक्शन अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ करवा रहा हूँ, रीज़न क्या है, देखो मैंने अगर अल्कोहल लिया था यहाँ, अगर मैंने अल्कोहल लिया था तो अल्कोहल से क्या होता है कि ये H जाता है ना, ये H जाता है तो ये यहाँ से ये फ्री होगा इथोक्साइड आयन, और यहाँ से क्या फ्री होगा, फिनोक्साइड आयन। तो बेटे फिनोक्साइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर कम होता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ना इस कार्बन पे जाके अटैक करता है, इसके मैकेनिज्म में आता है, इसके मैकेनिज्म में आएगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन पे अटैक करता है, तब जाके कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो इसको भी तो यही काम करना पड़ेगा ना, फिनोक्साइड को भी यहाँ जाके अटैक करना पड़ेगा अगर फिनोल का एस्टर बनाना है हम लोगों को। लेकिन फिनोल का जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है ना, फिनोल जो फिनोक्साइड आयन बनेगा, फिनोक्साइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर कम होता है एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि बेटे यहाँ तो ये एक प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला, प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट, और ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ऑक्सीजन आगे इलेक्ट्रॉन से अटैक कर सकता है कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर हो जाता है कम ड्यू टू रेजोनेंस। तो फिनोक्साइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर, ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा मैंने न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर, फिनोक्साइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर कम होता है एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। सो दैट्स वाई फिनोल विल नॉट शो क्या, एस्टेरिफिकेशन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लिख लेना, विद कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे हम फिनोल से भी बनाएंगे एस्टर, लेकिन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टेरिफिकेशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन फिनोल के साथ नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाँ, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के साथ कर जाएगा रिएक्शन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के साथ, देखो बताता हूँ क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव क्या होंगे, देखो बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, ये CH3C डबल बॉन्ड OH है। ये कौन सा एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड था, एसिटिक एसिड था। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखना चाहूँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCl। डेरिवेटिव क्या है, OH हटा के मैंने उसकी जगह Cl लगा दिया, तो उसका हेलोजन डेरिवेटिव बना दिया मैंने। तो इसका कौन सा डेरिवेटिव बनाया, हेलोजन डेरिवेटिव। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, एसाइल क्लोराइड, या मैं इसको बोल दूं एसिटाइल क्लोराइड, या मैं इसको बोल दूं एसिड क्लोराइड, एक ही बात है। अब जो बोलना चाहो वो बोलो, तीनों ही सही है। एसाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, मैंने बोल दिया RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, इस ग्रुप को नाम दिया जाता है बेटे एसाइल, इस ग्रुप को बोला जाता है एसाइल ग्रुप, जनरली इस ग्रुप को बोला जाता है एसाइल ग्रुप। अगर मैं यहाँ R की जगह ना CH3 ग्रुप ले लेता हूँ, मिथाइल, तो मैं इसको बोल दूंगा एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलूंगा, एसिटाइल ग्रुप। समझ में आ रही है बात। देखो अब मैंने यहाँ CH3, यहाँ मैंने क्या लिया हुआ था, CH3 लिया हुआ था ना, मैंने CH3 लिया हुआ था यहाँ, तो मैंने इस ग्रुप को क्या बोल दिया, एसिटाइल ग्रुप। देखो जनरली इस ग्रुप को बोला जाएगा एसाइल ग्रुप। अगर एसाइल है, एसाइल में मैंने R की जगह मिथाइल ले लिया, तो इसको बोला जाएगा एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल। अगर मिथाइल के अलावा मैंने और कोई कार्बन की चेन ली है ना, तब मैं एसिटाइल नहीं बोलूंगा, तब मैं एसाइल ही बोलूंगा उसको, एसाइल। तो एसाइल ग्रुप
अगर मैंने असाइल में एक कार्बन की चेन लिया, मैं यहाँ पे एक कार्बन की चेन मीन्स टू से कि आर की जगह मैंने यहाँ मिथाइल ग्रुप ले लिया, तो उसको मैं एसिटाइल ग्रुप बोल दूंगा, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल, ठीक है, या आप सीधा बोल दो एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो अब देखो जरा इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसके डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव कौन सा लिया मैंने, एसिड क्लोराइड ले लो, एसिड का हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं, एसिड का हेलोजन डेरिवेटिव, और हेलोजन कौन सा लिया है, क्लोराइड, तो एसिड का हेलोजन डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड ले लिया बेटे। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाता हूं, देखो जरा, लो मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं अल्कोहल के साथ, बड़ा सिंपल है, HOC2H5। अरे बेटे वही तो चीज है, ये Cl जाएगा और ये H जाएगा यहाँ से, और रिएक्शन करवानी है आप लोगों को पिरिडिन की प्रेजेंस में। पिरिडिन क्या होता है, बेस होता है, पिरिडिन क्या होता है, बेस होता है, ये पिरिडिन होता है, पिरिडिन बेस की प्रेजेंस में HCl निकल जाएगा, HCl बेस इस HCl को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो रिएक्शन क्या बन गई यहाँ से, CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5 एस्टर बन गया और HCl निकल गया। इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों ने बेस डाला हुआ है, ठीक है। अरे बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस रिएक्शन को मैं बोलूंगा एसाइलेशन, इस रिएक्शन को बोला जाता है एसाइलेशन, एसाइलेशन बोला जाता है बेटा इस रिएक्शन को। और अगर एसाइलेशन, और क्योंकि मैंने ये एसाइल भी कौन सा यूज किया है, एसिटाइल यूज किया है, एसिटाइल यूज किया है, तो एसाइलेशन बोल दो, या आप इसको एसिटाइलेशन भी बोल सकते हो, एसिटाइलेशन भी बोल सकते हो। आप इसको एसाइल बोल दो या एसिटाइल बोल दो। अगर एसाइल बोल रहे हो तो इस रिएक्शन को बोल दूंगा एसाइलेशन, और अगर एसिटाइल बोल दिया तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, ठीक है जी, एसिटाइलेशन। और अगर देखो बेटे, अगर एक चीज और बताता हूं अब आप लोगों को, अगर मैंने यहां पे बेंजोइल क्लोराइड यूज कर लिया, अगर मैंने यहां क्या यूज कर लिया बेटे, बेंजोइल क्लोराइड, चलो बेंजोइल क्लोराइड छोड़ो, उससे पहले एक रिएक्शन बताता हूं आप लोग, फिनॉल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। हम देखो फिनॉल का एस्टर बनाते हैं, फिनॉल का एस्टर इससे बन जाएगा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, देखना यहाँ क्या है, एसिड का हेलोजन डेरिवेटिव ले लिया मैंने, और ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड अभी बताया आप लोगों को, और इसकी रिएक्शन मैं अल्कोहल के साथ करवा रहा था। अगर मैं इसकी रिएक्शन ना फिनॉल के साथ भी करवा दूं तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब फिनॉल का भी एस्टर बन जाएगा, अब फिनॉल का भी एस्टर बन जाएगा, अब फिनॉल का एस्टर आप बना सकते हो, आप फिनॉल का एस्टर बना सकते हो। एरो पे लिख दोगे आप पिरिडीन, एरो पे लिख दोगे आप पिरिडीन, और फिनॉल का एस्टर बना दो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आएगा C6H5, C6H5, ये बन गया फिनॉल का एस्टर। फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाऊंगा तब एस्टर नहीं बनेगा, लेकिन फिनॉल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा ना, तब एस्टर बन जाएगा फिनॉल का, ठीक है, ये याद रखना आप। तो इस रिएक्शन को मैं, इस रिएक्शन को, चलो ठीक है, बस ये इसको आप याद रखो। मैं एक रिएक्शन और बताता हूं आपको फिनॉल की आगे, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवा दी मैंने फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ, तो फिनॉल का एस्टर बन जाता है। इससे नेक्स्ट रिएक्शन करवा रहा हूं, एक ध्यान से देखना अभी क्या करवा रहा हूं एस्टेरिफिकेशन में। मैंने यहां क्या लिया, देखो 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 देखो, मैंने लिखा था CH3 C डबल बॉन्ड OCl लिखा था बेटे, है ना। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे रिंग लगा देता हूं, बेंजीन रिंग, फिनाइल ग्रुप लगा दिया मैंने C6H5, तो इसको क्या बोला जाएगा, देखना जरा, इसको बोला जाएगा C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोला जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अब ये किसका हेलोजन डेरिवेटिव है, ये बेंजोइक एसिड का हेलोजन डेरिवेटिव है। बेंजोइक एसिड ऐसे लिखा जाता है, बेंजोइक एसिड, मैंने बेंजोइक एसिड का OH हटा के Cl लगाया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइक एसिड है बेटे, और बेंजोइक एसिड का हेलोजन डेरिवेटिव है। जैसे वहां एसिटिक एसिड का हेलोजन डेरिवेटिव बनाया था एसाइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड, ये क्या है, बेंजोइक एसिड का हेलोजन डेरिवेटिव बेंजोइल क्लोराइड। और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाता हूं मैं किसके साथ, फिनॉल के साथ,
करवा दो, फिर क्या दिक्कत है, फिनॉल के साथ करवा दो रिएक्शन, लो फिनॉल के साथ HCl निकल जाएगा। और बेस लेना है बेटे, यहाँ जो बेस ले रहा हूँ ना मैं, NaOH ले लिया, एक्वस NaOH, ठीक है जी। एक्वस NaOH। तो यहाँ क्या बन गया देखना जरा, यहाँ बन गया बेटे C डबल बॉन्ड O, एस्टर ही बनेगा, C डबल बॉन्ड O, एक बेंजीन रिंग आ गई है, एस्टर बन गया, और क्या निकल जाएगा बाहर, H2O। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है स्कॉटन बोमन रिएक्शन, स्कॉटन बोमन रिएक्शन। याद रखना बेटे इस रिएक्शन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन जितनी भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी एस्टर ही बना है, बस यहाँ मैंने क्या ले लिया, बेंजोइल क्लोराइड। देखो बेंजोइलेशन भी बोल सकता हूँ इस रिएक्शन को मैं, है क्या, ये बेंजोइलेशन है, बेंजोइलेशन। वो क्या थी, एसाइलेशन, वो थी एसाइलेशन या एसिटाइलेशन, ये है बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल। किसका बेंजोइलेशन किया है, फिनॉल का। फिनॉल में हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह कौन सा ग्रुप लगा दिया, बेंजोइल, बेंजोइल लगा दिया, बेंजोइल, H की जगह क्या लगा दिया, बेंजोइल लगा दिया, तो इसको बोलूंगा बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल, बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। अच्छा अल्कोहल भी हो सकता है इसकी जगह, यहां मैं अल्कोहल भी ले सकता हूं, मतलब HOC2H5, HOC2H5, अगर मैं अल्कोहल ले लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, C2H5, तो भी एस्टर बनेगा। तो बेंजोइलेशन ऑफ चाहे फिनॉल करो और अल्कोहल करो, फिनॉल या अल्कोहल का बेंजोइलेशन अगर मैं कर देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है बेटे स्कॉटन बोमन रिएक्शन, स्कॉटन बोमन रिएक्शन। याद रखना बेटे इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये हो गया स्टेरिफिकेशन खत्म। आगे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। देखो बताता हूँ आप लोगों को आगे क्या है। आगे कुछ नहीं है बेटे, सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें हम लोग कार्बन OH बॉन्ड तोड़ने की बात करते हैं ना, वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वो आप लोगों को आती हैं, फिर भी मैं एक बार डिस्कस करवा देता हूँ। वैसे दोबारा बताना इतना कोई ज़रूरी है नहीं उनको, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अब हम लोगों को ना ये बॉन्ड तोड़ना है, OH बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन OH बॉन्ड तोड़ना है ना। देखो ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी है हम लोगों ने, CH3 CH2OH, ये बॉन्ड तोड़ना है, 1 डिग्री अल्कोहल का एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड। याद है किसके साथ कैसे बनाते थे, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, क्या लुकास रिएजेंट, याद है ना। पहली ही तो रिएक्शन थी हेलो एल्केन हेलो एरीन में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, प्रिपरेशन में एल्काइल हैलाइड बनाते थे। एल्काइल हैलाइड बनाते थे, OH हट जाएगा, OH की जगह Cl आ जाता था। OH हट जाएगा, OH कब हटेगा, जब कार्बन OH बॉन्ड टूटेगा तभी तो हटेगा ना। यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 CH2 Cl, तो टूट गया कार्बन OH बॉन्ड। ये पढ़ रखी है आप लोगों ने रिएक्शन पहले। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ तो भी हम लोगों को क्या लेना पड़ता था, याद होगा आप लोगों को। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ तो भी हम लोगों को लूकास रिएजेंट लेना पड़ता था, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, CH3H और Cl। और अगर मैंने ले लिया 3 डिग्री अल्कोहल, तो हम लोगों को लूकास रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा HCl ले लो आप, रिएक्शन हो जाएगी। क्या बन जाता था, CH3 और CH3 और यहाँ आ जाएगा Cl। पहले पढ़ चुके आप ये रिएक्शन, ठीक है। तो एक तो रिएक्शन ये थी, और भी पढ़ी आप लोगों ने PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, डार्जन मेथड। वहाँ भी तो हम लोग क्या कर रहे थे, अल्कोहल का कार्बन OH बॉन्ड ही तो तोड़ रहे थे, है ना। देखो जरा ये बॉन्ड भी तो तोड़ रहे थे हम लोग। CH3 CH2OH हम लोगों ने PCl3 ले लिया था, PCl3 के साथ रिएक्शन, तो ये बॉन्ड तोड़ा था हम लोगों ने, याद हो तो आप लोगों को। तो PCl3 से 3 मॉलिक्यूल बन जाते थे, किसके, CH3 CH2Cl एल्काइल क्लोराइड के, और एक क्या बाहर निकलता था,
इसके भी 3 मॉलिक्यूल यहाँ से यूज़ होंगे, तो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन यहाँ से यूज़ होंगे, तो ये बन जाता था बेटे H3PO3, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया CH3CH2OH एल्कोहल का और उसकी रिएक्शन मैंने PCl5 के साथ करवा दी, तो बेटे यही तो बॉन्ड टूटता था, ये वाला है ना, बस OH की जगह Cl ही तो आ जाता था। तो क्या आएगा CH3CH2Cl और बन जाता था POCl3 और बन जाता था HCl। सर ये कैसे बने, ये सब मैं बता चुका पिछली वीडियो में, हेलो एल्केन हेलो एरिन की वीडियो देखो, वहाँ पता चल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद है CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन में करवाता था SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, याद होगा आप लोगों को। पिरिडिन बेस लिया जाता था साथ में, अरे पिरिडिन बेस लेते थे ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन OH का, तो इसकी जगह Cl आ जाएगा। तो कैसे लिखा जाता था CH3CH2Cl और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती थी और HCl। दो भाई, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। सारी रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके पहले। अब मैं आप लोगों को सिर्फ रिवाइज़ करवाना चाहता था और आप लोगों को याद करवाना चाहता था कि ये सारी रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी हैं, आप लोगों को याद आ गया होगा कहाँ पे पढ़ी हुई हैं, क्या था कैसे था, ठीक है। आप लोग जाके अपनी पिछली वीडियो में देखो, हेलो एल्केन हेलो एरिन की, आपकी नोटबुक में देखो कहाँ लिखी हुई है आप लोगों ने। आगे पढ़ते हैं हम लोग, अभी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाओ। अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल की थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी बढ़ाता हूँ, देखो, जिसमें पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, जिसमें कंप्लीट अल्कोहल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। कंप्लीट अल्कोहल मॉलिक्यूल मतलब अल्कोहल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, आई मीन टू से कि 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे थे हम लोग कंप्लीट अल्कोहल मॉलिक्यूल की। कौन सी थी जहाँ पे कंप्लीट अल्कोहल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा? एक तो थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और दूसरी थी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। पहले डिहाइड्रेशन पढ़ लेते हैं, चार्ट बनवाया हुआ मैंने, वहाँ लिखवा रखा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और दूसरी आती है बेटे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बस इसके बाद फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज और अल्कोहल फिनॉल खत्म। चलो पहले इनको खत्म करते हैं। लो भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बेटे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एल्कीन में पानी ऐड कर देता हूं तो अल्कोहल बन जाएगा, और अगर अल्कोहल से वाटर बाहर निकाल देता हूं मैं तो एल्कीन बन जाएगी। ये लाइन याद रखना, ये लाइन बहुत काम आएगी आपके। एल्कीन में वाटर ऐड कर दूंगा तो अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल से वाटर निकाल देता हूं तो एल्कीन बन जाएगी, अल्कोहल से अगर वाटर निकाल देता हूं तो बेटे एल्कीन बन जाएगी। पढ़िए आप लोगों ने ये सब चीज़ें। देखो बताता हूँ क्या। मैंने ये अल्कोहल ले लिया CH3CH2, इसका मैकेनिज्म भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को, एक बार देख लो क्या होगा। अल्कोहल दिया है, एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को कंसनट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर रहेगा 433 से 443 केल्विन। ये टेम्परेचर रेंज याद रखना बेटे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा टेम्परेचर में चेंज कर देता हूँ ना तो यहाँ ईथर बन जाता है। ईथर की प्रिपरेशन में बताऊंगा मैं आप लोगों को ये चीज़। अगर मैं टेम्परेचर 413 केल्विन ले जाता हूँ ना, 413 केल्विन अगर मैं टेम्परेचर ले जाता हूँ तो यहाँ ईथर बन जाता है, ईथर, ठीक है ना। अभी याद रखना आप, एसिडिक कंडीशन है, 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर है, 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर है, तो बेटे इस अल्कोहल का एल्कीन बन जाएगा। प्रोटोनेशन होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ कार्बोकटायन बनेगा और ये कार्बन का एक हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके जाएगा, तो यहाँ एल्कीन बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन जाएगी और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर। बताता हूँ कैसे हुआ, मैकेनिज्म सब बताऊंगा। अभी के लिए एक बार देखो, सिर्फ रिएक्शन देखो पहले। ये मैंने लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया CH3 और ये लिख दिया H। ये 1 डिग्री अल्कोहल था बेटे, ये कितना है 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री देखो, बेसिकली इसमें बनेगा कार्बोकटायन। इस रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है ना, वो क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है। और आप लोग जानते हो कि 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा और आसानी से हो जाएगी। एसिड आप लोगों को
थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन अगर उसकी कम भी कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग कंसंट्रेशन है 85% H2SO4 ले लो आप, और टेम्परेचर ले लो 440 केल्विन, वही लगभग। तो अब वही बात है, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनेगा या तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, या इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड। आप कहीं से भी लगा दो, मैं यहाँ लगा देता हूँ, लो CH2 डबल बॉन्ड CH3, लो ये बना दिया मैंने, 1 2 3 4 हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये एल्कीन बन गई आपकी, और ये क्या है, अरे 1 2 3 प्रोपीन बन गई ना, प्रोपवानीन। तो ये बन क्या गया, प्रोपीन बन गई, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा वाटर बाहर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है बेटे, एल्कोहल से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं ले लेता हूँ ना 3 डिग्री एल्कोहल, तो 3 डिग्री एल्कोहल में कहानी और भी आसान हो जाती है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, आप लोग जानते हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा। एरो के ऊपर मैं कंडीशन क्या लिख देता हूँ बेटे, सिर्फ 20% H2SO4 से काम चल जाता है यहाँ, 20% H2SO4 और 358 केल्विन टेम्परेचर भी और थोड़ा डाउन कर दिया, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, या तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, या इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी कर दो आप। तो यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लगा दो CH3, और यहाँ भी लगा दो आप CH3, लो ये बन गया, ठीक है। और नाम आप लोग लिख ही दोगे इसका, क्या होगा नाम, 1 2 3 क्या, 2 मिथाइल प्रोपीन, अरे 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है ना, 2 मिथाइल प्रोपीन, और क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो अब ये कैसे होगा, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं आप लोगों को, एक बार इसका ध्यान से देखना। देखो एल्कीन में वाटर कैसे ऐड किया था, उसका मैकेनिज्म भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका पिछले वीडियो में, और अल्कोहल से वाटर कैसे बाहर निकाला जाए उसका मैकेनिज्म भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। दोनों ही मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं दोनों ही मैकेनिज्म। देख लो बताता हूं कैसे होगा। लो भाई बच्चों, फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का, आप लोग हेडिंग डाल लो मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म का पहला स्टेप करवाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। बेटे देखो एल्कोहल है ना, और मैंने एसिड डाल दिया, तो सबसे पहला काम क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, ये बात याद रखना। ये मैंने एल्कोहल ले लिया था CH3CH2OH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, तो एसिड क्या देगा, H+ देगा। अरे H2SO4 लिया था ना, वो क्या देगा, H+ देगा। तो सबसे पहला काम होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और यहां से बन जाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। वो कैसे लिखा जाएगा, CH3 CH2, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज H और H, इसको बोला जाएगा बेटे प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और एल्कोहल भी कौन सा है, इथेनॉल, तो प्रोटोनेटेड इथेनॉल बन गया, ठीक है। तो पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप इज द स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनेगा बेटे, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना है CH3 CH2, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज H और H, तो ये ना यहाँ पे स्लो स्टेप होता है, यहाँ होता है स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल, अरे ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्लो स्टेप क्या होता है, RDS होता है बेटे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, CH3 CH2 प्लस, कार्बोकैटायन बन गया। यहां से बन जाता है बेटे कार्बोकैटायन, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है बेटे, ये 1 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री अल्कोहल से बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बस यही फर्क आता है सारा। अगर मैंने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बड़ी आसानी से बन जाएगा, ये स्टेप बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लिया 3 डिग्री अल्कोहल तो बड़ी आसानी से 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। आप लोग जानते हो ये बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं बेटे आप लोगों के सामने।
स्टेप 3, लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। लो कार्बोकेटाइन ये है H प्लस चार्ज और H। आई थिंक ये विजिबल होगा आप लोगों को, यहाँ पे ये विजिबल है ना, ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये एक साइड वाला कार्बन क्या करेगा, अपना यहाँ से अपनी सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे देगा और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। ये स्टेप है फास्ट स्टेप। ये स्टेप कैसा है बेटे, फास्ट स्टेप। और यहाँ से निकल जाएगा ये H प्लस। अरे ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा साइड वाले कार्बन को, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटे। अरे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, बस आप ये याद रखो, दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। इस पे भी कितने हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन, तो बन गई एल्कीन। एल्कीन ही तो बनानी थी, ठीक है। और ये H प्लस एज इट इज बाहर निकल जाएगा। अरे H प्लस तो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ना, H प्लस कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये H प्लस दोबारा से क्या करेगा, दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन करेगा। तो ये तो एज अ कैटलिस्ट है, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, तो ये बाहर निकल जाएगा एज अ कैटलिस्ट और दोबारा जाके दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट करेगा। तो ये मैकेनिज्म है बेटे, ठीक है, देख लेना, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसको याद रखना। ठीक है जी, तो ये था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है बेटे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं अब, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और उसके बाद बस फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा बेटे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक आप लोगों को सिस्टम बताया था थोड़ा कि उसको याद रखना बेटे। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, चलो नहीं याद होगा तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। देखो जरा, ये बताया था आप लोगों को, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ ना मैं, तो चलो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ ना, तो यहाँ से बनता है एल्डिहाइड और क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कीटोन बनता है, वो मैं बताऊँगा अभी आप लोगों को। और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता हूँ ना मैं, तो यहाँ से बन जाते हैं बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहाँ से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसका रिडक्शन करूंगा तो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड कीटोन, और इनका फर्दर रिडक्शन करूंगा तो क्या बनेंगे बेटे, एल्कोहल्स। इनका फर्दर रिडक्शन करूंगा तो क्या बनेंगे, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स बनेंगे, ठीक है। तो देखो डिस्कस करते हैं हम लोग रिएक्शन, रिएक्शन डिस्कस करते हैं बच्चों। लो भाई बालकों, आगे पढ़ते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात करता हूं मैं। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो देखो बेटे, मैं बात कर रहा हूं पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख लेना आप लोग कहीं पे एक साथ, जो मैक्सिमम यूज होते हैं। एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसको मैं अल्कोहल के साथ ले लेता हूं ना, तो ये अल्कोहल का एसिड बना के ही छोड़ेगा, अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा एसिड में। अल्कोहल का बनाएगा एल्डिहाइड और उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। या मैं ये ले लूं एसिडिफाइड, और ये देखो बेसिक कंडीशन में क्या, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है बेटे। या मैं ले लूं कंसंट्रेटेड HNO3, ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर आप लोगों को ना एरो के ऊपर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मैंने ले लिया CH3CH2OH एल्कोहल ले लिया और एरो के ऊपर लिख के दे दिया बेटे आप लोगों को H+K2Cr2O7। तो आप लोगों को क्या बनाना है, सेम कार्बन का ना एसिड बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है, बताऊंगा मैं कब एल्डिहाइड मिलेगा और कब कीटोन मिलेगा वो भी बताऊंगा मैं, ठीक। और अगर मैं उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता हूं तो मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब एक बात सुनो ध्यान से, यहां से यहां तक जाने के लिए ना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना चाहता हूं, अगर मैं अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना चाहता हूं, देन वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डायरेक्ट इन द सेंस के पहले एल्डिहाइड कीटोन तो बनेंगे बीच में, पहले एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया और 1 डिग्री अल्कोहल का पहले क्या बनेगा बेटे, एल्डिहाइड, और फिर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो डायरेक्ट, क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। 2 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक है भाई बच्चों। अरे बात क्लियर है क्या। 1 डिग्री अल्कोहल, चाहे यहाँ पे ये लिख दिया चाहे यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, एक ही बात है। KMnO4 ले लो आप, इससे भी काम हो जाएगा, इससे भी 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा। अब दिक्कत आती है 2 डिग्री अल्कोहल के साथ। दिक्कत क्या आती है देख लो, दिक्कत बताता हूँ क्या आती है। CH3HOH, देखो मैंने यहाँ क्या ले लिया, एरो के ऊपर लिख दिया H+K2Cr2O7, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। तो बेटे पहले तो ये क्या करेगा, इसका 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो आप लोग। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैं वही तो कर रहा हूं, देखो जरा, एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन से निकाल रहा हूं, एक हाइड्रोजन मैं ये वाला निकाल रहा हूं, तो यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैं डबल बॉन्ड बना रहा हूं। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन निकल रहा है बेटे, यहां से ये हाइड्रोजन निकल रहा है और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैं क्या बना रहा हूं, डबल बॉन्ड बना रहा हूं, और एक ऑक्सीजन में एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर ऐड कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ना 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद देखो एक हाइड्रोजन ये गया, एक हाइड्रोजन ये गया, तो यहाँ कीटोन बन जाता है बेटे। कीटोन कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बन गया ना। देखो ये क्या बन गया, एसीटोन बन गया, एसीटोन किससे, 2 डिग्री अल्कोहल से। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत विग्रस कंडीशंस में होता है, कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल है, तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। एल्डिहाइड का हो जाएगा, यहाँ पहले एल्डिहाइड बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से बनेगा पहले एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल से बनेगा पहले एल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडेशन होके उसका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होके बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ रहे हो, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल से बनेगा कीटोन, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं अगर चाह रहा हूं कि मैं रिएक्शन को एल्डिहाइड और कीटोन पे ही रोक दूं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर वो कन्वर्ट ना हो, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेता हूं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी काम चल जाएगा। जैसे इनके कंपैरिजन में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे PCC आता है बेटे, क्या आता है, PCC, PDC, जोन्स रिएजेंट आता है, वो सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं इनके कंपैरिजन में। जैसे मैंने ले लिया PCC सॉल्वेंट में लिया जाता है, डाइक्लोरो मीथेन में, ठीक है। अब PCC क्या है, PCC है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखो क्या क्या है, पिरिडीन है बेटे, पिरिडीन है, पिरिडीन के साथ लिया जाता है CrO3 और साथ में लिया जाता है HCl, इन तीनों का मिक्सचर है। अभी देखो ये बेस है, ये एसिड है, तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ ले लेता है, और H+ ले लेगा तो क्या बनाएगा, देखना
पिरिडीनियम आयन बनाएगा, और साथ में Cl माइनस पड़ा है HCl से, ये बना दिया पिरिडीनियम आयन। तो ये बन जाएगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड स्टेज पर रोक देगा। 1 डिग्री अल्कोहल का क्या बना देगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल का क्या बना देगा, कीटोन। आगे ऑक्सीडेशन होगी नहीं उनकी फिर, ठीक है। पीडीसी ले लो आप, पीडीसी भी यही काम करता है। किस में लेना है भाई, CH2Cl2 में ले लो बेटे। इसको बोला जाता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट ले लो। अब ये कैसे लिखा जाएगा, अब ये देखो पिरिडीनियम तो ये आप लोगों के सामने बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5, C5 हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, C5H5 और क्या NH, N पे प्लस चार्ज H, ये बन गया पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7। अरे पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे लिख रहे थे, K2Cr2O7, अब ये डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 माइनस। अब पोटेशियम पे +1 है तो पिरिडीनियम पे +1 ले लिया, तो कितने पिरिडीनियम यूज होंगे यहाँ पे, 2, तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट बन गया PDC। ये भी यही काम करता है। जोन्स रिएजेंट ले लो बेटे, जोन्स रिएजेंट क्या होगा, आप लोग ले लोगे CrO3 इन किसके अंदर, एक्वस H2SO4 में, एंड साथ में ले लेंगे हम लोग एसीटोन एज अ सोलवेंट, इन तीनों का मिक्सचर होता है जोन्स रिएजेंट। चाहे आप ये ले लो, ठीक है, आप तीनों में से कोई सा भी यूज कर दो। ये तीनों क्या काम करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल का बना देंगे एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल का बना देंगे कीटोन। टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वी हैव टू टेक दीज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। समझ रहे हो, तो हम लोग ले लेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो अब इनमें से कोई सा भी लिखा हुआ मिल जाए आप लोगों को, आप लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हो बड़ी आराम से। कैसे, मैं बताता हूं। इनकी एक खास बात ये होती है कि ये डबल बॉन्ड अगर कहीं पे आ रहा है तो उस डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे आ रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सिर्फ जहां फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वहां जाके ऑक्सीडेशन कर देंगे ये लोग। जैसे मैंने ले लिया CH3CH2OH, देखो ये मैंने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, और एरो के ऊपर PCC लिखा हुआ मिल गया, PDC मिल गया, जोन्स रिएजेंट मिल गया। तो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड बना दो आप। क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा एल्डिहाइड। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं तो क्या जाएगा, CH3H और OH, एरो के ऊपर PDC लिख दिया, PCC लिख दिया, PDC लिख दिया, जो भी लिख दिया, जोन्स रिएजेंट लिख दिया, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन बना के छोड़ देगा बस। C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ वो बताता हूँ आप लोगों को मैं, कि अगर मान लो डबल बॉन्ड कहीं आ जाता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये PCC या PDC। जैसे ये ले लिया मैंने, यहाँ डबल बॉन्ड है, CH है, CH2CH2OH। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अरे बेटे है ये भी 1 डिग्री अल्कोहल ही, कहीं ये सोचो ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है। देखना जरा, OH जिस कार्बन से लगा, आगे एक ही कार्बन से लगा हुआ है ना, एरो के ऊपर PCC लिख दिया, तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज पड़ा रहेगा। इसके ऊपर चाहे PCC है, चाहे PDC है, चाहे जोन्स रिएजेंट है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे ये लोग, सॉरी इस डबल बॉन्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। तो ये क्या लिखा जाएगा इसको, CH3CH डबल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड OH। ये बस अल्कोहल का यहाँ पे ना एल्डिहाइड बना देंगे, बात खत्म। ये काम करेंगे ये, ठीक है, चाहे PCC है, चाहे PDC है, चाहे जोन्स रिएजेंट है। और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक और बताता हूँ बेटे आप लोगों को। कई बार ना आप लोगों को ये लिखा हुआ मिल जाता है, देखो MnO2। देखो MnO2 के बारे में बताता हूँ। MnO2 क्या काम करता है, MnO2 करता है बेटे सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एलाइलिक एंड
बेंजाइलिक एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के लिए, एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल की ऑक्सीडेशन के काम आता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करने के काम आता है। एलाइलिक मतलब ये देखना CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर आ गया बेटे OH। सॉरी एक आगे ले लो आप, लो मैं यहाँ ले लेता हूँ ना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, लो ये ले लेता हूँ। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर OH लगा है तो वो एलाइल एल्कोहल हो जाएगा। ये क्या है? एलाइल एल्कोहल है, एलाइल एल्कोहल। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करना है ना तो आप MnO2 ले लो। MnO2 क्या काम करेगा? एलाइलिक कार्बन की ऑक्सीडेशन करने के काम आता है। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा, अगर उसके ऊपर OH लगा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। अब ये एल्कोहल होगा तो 1 डिग्री ना, OH जिस कार्बन से लगा है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके तो क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा बेटे? एल्डिहाइड बनेगा। और क्या बनेगा? 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। समझ रहे हो? अब देखो, अगर मैं ले लेता हूं ये, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं आगे लिख देता हूं एक बार एग्जांपल। हो गया नोट ये? देखो अब मैं एक और लिख देता हूं एग्जांपल, MnO2 का एक एग्जांपल और लिखता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये ले लिया बेटे आप लोगों ने CH3 और CH3, चलो ये तो 3 डिग्री में चला जाएगा। आप ये ले लो, यहाँ पे OH ले लो, यहाँ H ले लिया आप लोगों ने। अब ये कार्बन कौन सा है? ये बेंजाइलिक कार्बन है। ये बेंजाइलिक कार्बन है कि नहीं है बेटे? बेंजाइलिक कार्बन है। अब इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ, OH जिस कार्बन से लगा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में काउंट होगा। और एरो के ऊपर अगर MnO2 लिखा हुआ है तो आप इसका क्या बनाओगे? ये हाइड्रोजन निकालो, ये हाइड्रोजन निकालो, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बेटे यहाँ बनेगा कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। कीटोन ये बन जाएगा एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है बेटे, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना आसान नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं 3 डिग्री अल्कोहल्स की बात नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक और, कई बार आ जाती है रिएक्शन, ये पेपर में कई बार आई है, वो और डिस्कस कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ ऑक्सीडेशन में। बस उसके बाद फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। कई बार आई है, देखो ये रिएक्शन, लो भाई, जैसे ये आ गया 1 डिग्री अल्कोहल आ गया, CH3 CH2 OH, और एरो के ऊपर आप लोगों को लिख के दे दिया कॉपर एट 573 केल्विन समथिंग, हाई टेम्परेचर पे कॉपर मेटल लिया जाता है। तो बेटे क्या करता है ये? यहाँ पे डिहाइड्रेशन करने का काम करेगा। डिहाइड्रेशन मतलब ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल का बना देगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, 1 डिग्री का एल्डिहाइड बन जाएगा। 2 डिग्री अगर ले लूंगा तो आप लोग जानते हो क्या बना देगा? 2 डिग्री अल्कोहल का ये क्या बना देगा? अगर मैंने यहाँ कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर ले लिया तो कीटोन बनाएगा बेटे। और क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3, इसका बना देगा कीटोन, इसका बना देगा कीटोन। और अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 OH, तो बेटे 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करना बड़ा मुश्किल है। 3 डिग्री बेटे OH जिस कार्बन से लगा हुआ ना, इस पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल से होता है, होगा ही नहीं। अब ये मानो तो यहाँ ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, यहाँ उल्टा डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अगर मैंने कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पे तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ क्या बाहर निकाल रहा है? अरे हाइड्रोजन बाहर निकली ना यहाँ से, और यहाँ से भी क्या बाहर निकली? हाइड्रोजन बाहर निकली। लेकिन यहाँ पे ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा। OH और एक H मान लो यहाँ से चला गया, ये OH और इसमें से एक H चला गया, तो एक H चला गया, अरे ऐसे ले लो ना, ये OH, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये OH यहाँ से,
तो ये H प्लस और OH माइनस क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अरे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये डिहाइड्रेशन करेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2, CH2, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H2, और यहाँ क्या आ गया CH3, और यहाँ क्या आया बेटे CH3, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से बाहर। तो यहाँ ये डिहाइड्रेशन करेगा, याद रखना, यहाँ एल्कीन बन जाती है, यहाँ बन जाती है एल्कीन। ठीक है, तो ये थे आपके ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स के एग्जाम्पल। आगे चलते हैं बेटे, देखो